यूक्रेन की आज़ादी के 31 साल पूरे हो गए हैं। वर्ष 1991 में सोवियत यूनियन के पतन के बाद आज के ही दिन यूक्रेन ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया था और आज ही यूक्रेन पर रूस के हमले के 6 महीने पूरे हो गए हैं। यूक्रेन के लोग राजधानी कीव में सैन्य परेड के साथ अपनी आज़ादी का जश्न मनाते रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कीव की सड़कें इस बार लगभग खाली हैं क्योंकि रूसी हमले की आशंका को देखते हुए पब्लिक इवेंट्स पर पाबंदी है और परेड निकालने की जगह यूक्रेन ने रूस के तबाह टैंकों की नुमाइश की। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन के लोग अपनी आखिरी सांस तक रूसी हमले का मुकाबला करेंगे। Армія. Нам важливо, яка у нас земля. Ми будемо битись за неї до кінця. Ми тримаємось 6 місяців. Нам важко, але ми стиснули кулаки і вигризаємо свою долю. Кожен новий день – це нова причина не здаватись. Бо пройшовши стільки всього, ми не маємо права не дійти до кінця. Що для нас кінець війни? Раніше ми говорили «мир». Зараз кажемо «перемога». Ми не будемо шукати з терористами порозуміння. यूक्रेन में जंग शुरू होने के बाद से अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं और दुनिया को खाद्य और ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है। आज हम करेंगे इस बात का विश्लेषण कि ये जंग किस तरह जारी है, लेकिन पहले देखते हैं यूक्रेन से बीबीसी संवाददाता जेम्स वॉटरहाउस की ये रिपोर्ट। इतिहास ने दिखाया है कि रूस ने यूक्रेन को जितना पीछे धकेलने की कोशिश की, लोगों में एकता की भावना उतनी ही मजबूत हुई। कीव के बाहरी इलाके की इस फैक्ट्री में होटल कर्मचारियों के यूनिफॉर्म बनते हैं। अब यहाँ ढेरों झंडे बन रहे हैं। ये रंग हमें बहुत प्यारे हैं। ये रंग हर यूक्रेनी के दिल में बसे हैं और हमें ये हर जगह दिखते हैं। आसमान में, गेहूं में। बीते कुछ महीनों से हम हर दिन झंडे बना रहे हैं। हमें इससे संतुष्टि और खुशी मिलती है क्योंकि इस काम का कुछ मतलब है। Okay, so welcome to the Wednesday meeting. Can everybody be off their laptops for the meeting? Thank you. यूक्रेन की ललकार का एक और प्रतीक यहाँ है, कीव इंडिपेंडेंट, एक अंग्रेजी न्यूज साइट जो रूसी हमले के कुछ हफ्ते पहले ही शुरू हुई। कुछ ही दिनों में इंटरनेट पर इनके फॉलोअर्स की संख्या हजारों से लाखों में हो गई। इसके एडिटर्स इसे यूक्रेन की आवाज और दुनिया को यूक्रेन को देखने की खिड़की कहते हैं। We are of course all हम उन कुर्बानियों के बारे में अच्छे से जानते हैं जिसकी वजह से आज हम ये स्वतंत्रता दिवस मना पा रहे हैं। वो मारे गए सभी हजारों आम नागरिक और सैनिक। मुझे लगता है कि ये शायद हमारी जिंदगियों का सबसे अहम स्वतंत्रता दिवस है। that we'll see in our lives. बीते साल इस दिन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने गहरे रंग का सूट पहना था, जिसमें अब वो नहीं दिखते। उनकी सेना ये शक्ति प्रदर्शन कर रही थी। रूस ने सीमा पर अपने सैनिक जमा करने शुरू कर दिए थे और यूक्रेन की क्षमता की जल्द ही आखिरी परीक्षा होने वाली थी। ये वही चौक है जहां आज कब्जे में लिए या तबाह किए गए रूसी टैंक कतार में खड़े हैं और यूक्रेन की ललकार का प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन रूस ने यूक्रेन के 20% हिस्से पर कब्जा कर लिया है और अब ये लगभग पूरी तरह से पश्चिमी देशों के हथियारों पर निर्भर है। ऐसे में इस देश को कितना आजाद कहा जा सकता है? रूसी प्रभाव के खिलाफ अभियान चलाने वाले एक पूर्व राष्ट्रपति के लिए संप्रभुता सिर्फ हथियारों और क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। मेरे लिए आजादी का मानदंड जज्बे की मजबूती है, राष्ट्रीय भावना का जज्बा है। आज मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि करीब 4 करोड़ यूक्रेनी एक आवाज में बोल रहे हैं और इससे हम रूस या किसी भी दुश्मन का सामना कर सकते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस पर कई मुश्किल सवाल भी सामने हैं। ये आलोचना हो रही है कि यूक्रेन ने पश्चिम की चेतावनियों के बावजूद कदम क्यों नहीं उठाए और देश स्वतंत्र रहने के लिए लगातार मदद पर क्यों निर्भर रहा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस साल 24 फरवरी को यूक्रेन में अपनी फौज को भेजा था। तब ये जंग रूस के लिए जितनी आसान लग रही थी, ये अब उतनी आसान नहीं रही। ये रूस के हमले से पहले का यूक्रेन है। क्राइमिया पर रूस का पहले से ही नियंत्रण है, जिसे उसने साल 2014 में यूक्रेन से अलग कर दिया था, जबकि रूस के समर्थन वाले अलगाववादी लुहांस्क और दोनेत्स्क के पूर्वी इलाकों पर काबिज हैं। इसे डॉनबास के नाम से भी जाना जाता है
और यदि हम आज के यूक्रेन की बात करें तो अब रूसी सेना के नियंत्रण में हैं ये लाल रंग वाले इलाके। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि रूस अपने मंसूबों में पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ। यूक्रेन पर 3 तरफ से हमला किया गया था, रूस की तरफ से, क्राइमिया की तरफ से और बेलारूस की तरफ से, लेकिन उन्हें कई जगहों पर पीछे हटना पड़ा और अब वो यूक्रेन के दक्षिण और पूर्वी इलाकों पर अपना ध्यान लगा रहे हैं। लड़ाई की वजह से लाखों लोगों को यूक्रेन छोड़कर जाना पड़ा। 64 लाख से अधिक शरणार्थी यूरोपीय देशों में पहुंचे हैं। यूक्रेन में इस दौरान 13,000 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें सैनिक और आम लोग भी शामिल हैं, लेकिन मृतकों की संख्या इससे भी अधिक हो सकती है। दूसरी ओर पश्चिमी अधिकारियों का अनुमान है कि रूस के 70 या 80 हजार सैनिक मारे गए हैं या घायल हुए हैं। तो इस संघर्ष से क्या कुछ बदल सकता है? है कि चूंकि ये संघर्ष 7वें महीने में पहुंच गया है, अब ये निर्णायक दौर साबित हो सकता है। धीरे धीरे ये जंग यूक्रेन के पक्ष में जाती नजर आ रही है। डोनबास में रूसी तोपखाने के हमले कमोबेश थम चुके हैं। यूक्रेन को अत्याधुनिक हथियार मिले हैं, जिससे वो न केवल रूसी दबाव का सामना कर सकता है बल्कि रूस पर भी दबाव बना सकता है। दक्षिण में यूक्रेन की नज़र खेरसोन पर है, जहां रूसी सैनिकों को अलग थलग करने के लिए यूक्रेन नीप्रो नदी पर सड़क और रेल के पुलों को निशाना बनाता रहा है। यूक्रेन ने क्राइमिया में एयरफील्ड्स को निशाना बनाया है, जो साल 2014 से रूस के नियंत्रण वाला इलाका है। हालांकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रूस ने अभी भी यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर रखा है और वहां के हालात बहुत तेजी से नहीं बदलने वाले। पर यूक्रेन को पश्चिमी देशों से तेजी से हथियार और मदद मिल रही है, जिससे रूस की मुश्किलें बढ़ रही हैं। आगे सर्दियां मुश्किल भरी हो सकती हैं। उन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए हालात दूभर हो सकते हैं। एनर्जी का मुद्दा और बढ़ सकता है। ऊर्जा की ज़रूरत यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूरोप के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसमें रूस की भी बड़ी भूमिका है। मुझे लगता है कि रूस एनर्जी सप्लाई को प्रभावित करने की कोशिश करता रहा है। ऐसा करके वो यूक्रेन के लिए पश्चिमी देशों की मदद को रोकने की कोशिश करता है। मुझे लगता है कि आने वाले महीनों में ये एक निर्णायक बात साबित हो।